जो रुझान लोगों का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरफ बन रहा है कि हमें भी बट सेक्ट आंदोलन से जुड़ना चाहिए और संसद को घेर लेना चाहिए, उसको रोकने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सरकार का और बेईमान एजेंट्स का छल है। निवेशकों का कोई पैसा मिल नहीं रहा है और अगर मान लो लाखों में किसी एक आध को 9,000 या 10,000 दे भी दिया तो उससे क्या हो रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात भी नहीं है। सारा सीआरसी रिफंड पोर्टल का पहले था कि 45 दिन में 10,000 तक दे देंगे मैक्सिमम, वो भी नहीं दिया, 112 लोगों को दिया। फिर कर दिया 50,000 तक दे देंगे, वो भी नहीं दिया, वो भी 2-4 को दे करके अब तो पिछले दिनों तो घोषणा कर दी कि 10 लाख तक दे रहे हैं, लेकिन 10 लाख लेने वाला तो एक भी नहीं है, किसी को भी नहीं दिया गया। अप्लाई ही नहीं हो रहा, अप्लाई हो नहीं रहा है, पोर्टल बंद है फिलहाल, जो है बिल्कुल न्यू अप्लाई तो हो ही नहीं रही है, कोई डिफिशियंसी आ गई है, वो क्लियरेंस नहीं हो रहा। जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे इस सरकार के विरुद्ध सब लोग मिलकर के, तब तक साहब सबका भुगतान असंभव सी बात है। संसद का घेराव करेंगे और वो घेराव तब तक जारी रहेगा, या तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी सत्ता छोड़ देगी या फिर भुगतान कर देगी, दो में से किसी एक बात के बाद ही घेराव खत्म किया जाएगा। लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ मदन लाल आजाद जी हैं, जो तब जब संगठन जो है जो ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा है उसके अध्यक्ष हैं, और तब जब के माध्यम से काफ़ी पीड़ितों का जो आवाज़ है, पीड़ितों की आवाज़ है वो आगे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भुगतान के प्रक्रिया को और ज़्यादा कैसे करीब लाया जाए, कैसे भुगतान हो सके, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ लगातार जो निवेशक जुड़े हैं उनका सवाल रहता है कि आगे क्या हो रहा है पीएससीएल के भुगतान के बारे में, या तमाम जो एलयूसीसी या तमाम कई साई प्रसाद या बहुत सारी चिट फंड कंपनियां हैं जो इस संगठन के साथ जुड़ी हैं, वो सभी लोग पूछते रहते हैं कि क्या हुआ है। तो बीच बीच में हम कोशिश करते हैं कि जानकारी, सटीक जो जानकारी सर के पास है वो आप तक हम पहुंचा सके। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपके दर्शकों का भी। क्या अपडेट चल रहा है जो खास करके पीएससीएल को लेके पहले बताएं, क्योंकि लोगों में कई जगह से सुनने में आ रहा है कि अब भुगतान की प्रक्रिया तेज हो गई है, अब 50,000 1 लाख तक के भुगतान हो रहे हैं, जबकि हकीकत तो पहले ये था कि 2,000 4,000 3,000 हो रहे थे। अब हकीकत क्या है आपके हिसाब से? अनुरागी साहब, हकीकत आज भी वही है जो पहले थी। लोग कर क्या रहे हैं, एक तो चुनावी माहौल है, कई राज्यों में चुनाव हैं, असम और वेस्ट बंगाल, केरल, और ये सभी जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके वेस्ट बंगाल वो जीतना चाहती है, तो उसको लेकर के इसे चुनावी लॉलीपॉप कहा जा सकता है। दूसरे जो एजेंट लोग हैं पीएससीएल पल्स के, वो बड़े परेशान हैं, निवेशक उन पर दबाव बना के रखते ही हैं। सबसे ज्यादा पलायन या आत्महत्या की अगर हम बात करें तो पीएससीएल पल्स के एजेंट्स ने किया है, क्योंकि बहुत थे सब, उनकी संख्या भी अनगिनत है, करोड़ों में है। सच्चाई यही है कि पीएससीएल से भी जो रिफंड पोर्टल है फिलहाल उस पर न तो कोई नए आवेदन हो रहे हैं, न डिफिशियंसी क्लियरेंस हो रहा है। जो पुराने बमुश्किल लाखों में किसी एक आध का कभी 5,000 10,000 9,000 तक मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन एजेंट जो सातिर किस्म के एजेंट हैं वो अपनी जान बचाने के लिए उस 9,000 वाले स्क्रीनशॉट पे ही कभी 1 जीरो बढ़ा देते हैं, कभी 2 जीरो बढ़ा देते हैं, ऐसे 90,000 भी कर देते हैं, 90 लाख भी, और कई तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो 9 करोड़ तक कर दिया है कई मूर्खों ने, जो कि 9 करोड़ का तो किसी का एफडी नहीं है। तो ये एजेंट सातिर किस्म का, सरकार सातिर है ही, ये मिलकर के लोगों के मतलब एक तरह से कहें जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो रुझान लोगों का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरफ बन रहा है कि हमें भी बट सेक्ट आंदोलन से जुड़ना चाहिए और संसद को घेर लेना चाहिए, उसको रोकने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सरकार का और बेईमान एजेंट्स का छल है। पीएससीएल पल्स के निवेशकों का कोई पैसा मिल नहीं रहा है, डिफिशियंसी क्लियर नहीं हो रही है, सब पर तो 90% पे तो लैंड अलॉटमेंट दिखा रखा है, और अगर मान लो लाखों में किसी एक आध को 9,000 या 10,000 दे भी दिया तो उससे क्या हो रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात भी नहीं है। तो मेरा अनुरोध पीएससीएल पल्स के निवेशकों से यही है, एजेंट साथियों से भी, कि इस तरह के न भ्रम का शिकार बने, न भ्रम फैलाएं,
अपना आंदोलन पर ध्यान दें। जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे इस सरकार के विरुद्ध सब लोग मिलकर के, तब तक साहब सबका भुगतान असंभव सी बात है। और इसके लिए हमने एक डेट भी फिक्स की है, 31 जुलाई 2026 के हम संसद का घेराव करेंगे। और वो घेराव तब तक जारी रहेगा, या तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी सत्ता छोड़ देगी या फिर भुगतान कर देगी। दो में से किसी एक बात के बाद ही घेराव खत्म किया जाएगा। अभी सदन में एक और सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जी बोल रही थी। उनका सवाल जवाब जो सांसद थे, उनका सवाल था कि बहुत जगह से गांवों में जो डिफिशियंसी है वो क्लियर नहीं हो रही है। लोगों के जो फॉर्म हैं वो पोर्टल पे, चाहे सहारा हो या सेबी वाले पे, खास करके जो सहारा का पोर्टल है वहां अप्लाई कर रहे हैं और वो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो एक तो ये दिक्कत है, दूसरा ये दिक्कत है कि गांव में, बहुत दूर दराज के गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वहां वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। वित्त मंत्री ने एक सवाल तो छोड़ दिया, लेकिन जैसे इंटरनेट वाली बात आई वो उठ के खड़ी हो गई कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट जहां है वहां से जाके अप्लाई कर दीजिए। देखिए साहब, देश की जो वित्त मंत्री है वो पगलैट है, और ऐसा ही सवाल पूछने वाले सांसद पगलैट हैं। मूल सवाल सांसदों का ये होना चाहिए। संसद में हमने भी 23 मार्च को 100 सांसदों को लगभग घेराव करवाया और ज्ञापन दिए, लेकिन हमने साफ साफ लिखा था कि आप सब शासन से ये सवाल करो कि जब बर्ड्स एक्ट 2009 बन गया और उसमें भुगतान की गारंटी दे दी गई कि जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन भुगतान करेगा सबका, तो ये सवाल पूछा जाए शासन से संसद में कि भाई बर्ड्स एक्ट 2019 क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसके तहत क्यों नहीं दिया। डिफिशियंसी, सीआरसी रिफंड पोर्टल, ये तो गैर कानूनी है, सब पोर्टल ही गैर कानूनी है, वो खुलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन खोल दिया। और सांसद भी, एजेंट भी, निवेशक भी, सब सीआरसी रिफंड पोर्टल के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये दुर्भाग्य है, देश का जागरूकता का अभाव है। एक भी सांसद ने बर्ड्स एक्ट पर सवाल नहीं पूछा संसद के अंदर। कई सांसदों ने, सपा के सांसद थे कई, एक दो कांग्रेस के थे, उन्होंने लगाया भी बर्ड्स एक्ट पे कई सारे 4 क्वेश्चन हमने बना के भेजे थे, उन्होंने लगाए वो, और लिस्ट भी हुए वो, लेकिन सवाल पूछने की अनुमति संसद में स्पीकर ने जो है उनको बर्ड्स एक्ट पर नहीं दी। उनको ये कह दिया भाई तुम सहारा पे पूछ लो, साईं प्रसाद पे बोल लो, पल्स पे बोल लो, सेबी पे बोल लो, सीआरसी पे बोल लो, लेकिन बर्ड्स एक्ट पर सवाल मत करो। तो ये प्रतिबंध लगा दिया स्पीकर ने सरकारी सह पर, लेकिन लड़ाई तो वही है। सारा सीआरसी रिफंड पोर्टल का पहले था कि 45 दिन में 10,000 तक दे देंगे मैक्सिमम, वो भी नहीं दिया, 112 लोगों को दिया। फिर कर दिया 50,000 तक दे देंगे, वो भी नहीं दिया, वो भी 2-4 को दे करके अब तो पिछले दिनों तो घोषणा कर दी कि 10 लाख तक दे रहे हैं, लेकिन 10 लाख लेने वाला तो एक भी नहीं है, किसी को भी नहीं दिया गया, अप्लाई ही नहीं हो रहा, अप्लाई हो नहीं रहा है, पोर्टल बंद है फिलहाल, जो है बिल्कुल न्यू अप्लाई तो हो ही नहीं रही है, कोई डिफिशियंसी आ गई है, वो क्लियरेंस नहीं हो रहा है। तो ये भी एक चुनावी सगुपाई है अनुरागी साहब, लेकिन साथियों को समझना चाहिए इस सत्य को कि हम ये छोटे छोटे जो टुकड़े फेंक देती है सरकार, हमें भ्रमित करने के लिए, बांटने के लिए, हमें इन झांसों में नहीं आना चाहिए। और जो मूल लड़ाई है कि भाई सबका पैसा मिले और सरलता पूर्वक मिले, उनके क्षेत्र में मिले। हमारा देश इतना आगे थोड़ा ही है सब कि सब इंटरनेट का उपयोग कर सकें, सब डिजिटल हो गए हों, आज भी नहीं है सब डिजिटल, और मुझे नहीं लगता 100 साल में भी हो पाएगा डिजिटल इंडिया कभी। तो यहाँ तो जो मैन्युअली काम हो जाएगा आपका, वही ज्यादा बेहतर रहेगा, सबके हित में रहेगा। तो लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये जो लोग इनको भ्रमित करते रहते हैं, सरकार तो करती है, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, सहारा वालों के, पीएसीएल वालों के, साईं प्रसाद वालों के। साईं प्रसाद पे भी तो रिफंड पोर्टल लॉन्च करने की बात हो गई है आजकल, सेबी रिफंड पोर्टल लॉन्च होगा। तो ये रिफंड पोर्टल लॉन्च नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सब गैर कानूनी है। जो कानून कह रहा है उस कानून के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। जैसे भी आपने सागा का जिक्र किया था, समीर अग्रवाल वाली जो है ये LUCC LJCC वगैरह, या वो ह्यूमन वगैरह, वहां भी यही किया है। सरकार ने क्या किया, लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिए उन पे, तीनों पे, अलग अलग राज्यों में। दिल्ली वाले में दिल्ली वाला कर दिया, यूपी वाले में यूपी वाला कर दिया, हरियाणा वाले में हरियाणा, वेस्ट बंगाल वाले में वेस्ट बंगाल वाला। जो कानून क्या कह रहा है, मेरे सामने किताब कहाँ गई, कानून ये कह रहा है, कानून ये कह रहा है कि जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है,
2002 के अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसको बट्स एक्ट में समाहित कर दिया गया कि अगर कोई स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे लोगों का पैसा जमा करवाती है अपने यहाँ जो उसके वोटिंग राइट्स वाले मेंबर नहीं है, यानी जो उसके मैनेजमेंट के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, वो लोग अगर कोई खाता खोलते हैं किसी उसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो वो बट्स एक्ट 2019 की धारा 4/22 के अंतर्गत कवर्ड होंगे और उनको गैर कानूनी माना जाएगा और उनका पैसा बट्स एक्ट अथॉरिटीज के माध्यम से सरकार वापस करेगी, कोई लिक्विडेटर वापस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट हुए साहब, लोग जो है टूट पड़े, खुश हो गए कि अब तो मिलना शुरू हो गया, जबकि लिक्विडेटर के यहाँ तो वो कवर्ड ही नहीं होते हैं, उनका पैसा कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन सरकार को ये लाभ हो गया कि अब लोग पैसा मांगेंगे नहीं, शांत रहेंगे 2-4 साल और तब तक और देखा जाएगा फिर। और एजेंट को ये लाभ हो गया कि निवेशक का दबाव खत्म हो गया, कि निवेशक दबाव नहीं बनाएगा, तो दोनों खुश हो गए, एजेंट भी, सरकार भी और निवेशक को भी कि यार हाँ अब तो मिल जाएगा जब लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी लिक्विडेटर 1 रुपया भी किसी निवेशक का वापस नहीं कर पाएगा, आना सबको अंततः वहीं पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। अच्छा, इसमें लिक्विडेटर की बात करें तो अभी LUCC जो कंपनी है उसके निवेशक उत्तराखंड और देश के तमाम शहरों से जंतर मंतर पहुंचे थे। अभी ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, हमने उनको कवर किया था। उनका ये कहना था कि जो मेरठ या गाजियाबाद से जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, उस लिक्विडेटर, वो IAS अधिकारी है कोई, उनको लिक्विडेटर अपॉइंट किया। उनके पास जब ये लोग गए तो वो बोले कि हमारे पास इस कंपनी से जुड़े और इस मामले से जुड़े कोई भी दस्तावेज या कोई जानकारी दी ही नहीं गई है, हमें सिर्फ एक सूचना दी गई है अपॉइंटमेंट लेटर के रूप में कि आपको अपॉइंट किया जाता है, हमें तो LUCC का लोगो तक पता नहीं है। तो अब ऐसे में सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हमने अपॉइंट कर दिया, अब आपका काम आसान हो गया, दूसरा 6 महीना साल भर के बाद उस लिक्विडेटर को यही नहीं पता हमें करना क्या है। तो ये तो एक तरह से निवेशकों को गुमराह ही करने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार गुमराह कर रही है सब। देखिए, लिक्विडेटर 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। इस कानून में ये है, जो लिक्विडेशन एक्ट है वो ये कहता है कि किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनियों पे भी लिक्विडेटर अपॉइंट किए जाते हैं। 1956 का जो एक्ट है, कंपनी एक्ट, उसके तहत भी लिक्विडेटर अपॉइंट किए जाते हैं, जिनको NCLT या परिसमापक वगैरह बोल देते हैं। उनको ये पावर, मतलब पावर नहीं, उनकी ड्यूटी होती है कि मैक्सिमम 1 साल के अंदर, 1 साल से ज्यादा के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट किया भी नहीं जा सकता किसी कंपनी पे या सोसाइटी पे। 1 साल के अंदर 9% या 15% या बैंक की दर से जो ब्याज चल रहा है उस ब्याज समेत तो उन निवेशकों का पैसा वापस करना है जो कानूनी निवेशक हैं। ये हमारे वाले नहीं, ये तो सब गैर कानूनी है जो खुश हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है साहब कि तमाम सोसाइटीज पर लिक्विडेटर, जैसे आदर्श का आप मामला ले लीजिए, 2018 में लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ उस पर, आदर्श सोसाइटी, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। उस पे 2018 में लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, लिक्विडेशन में गई वो सोसाइटी और तमाम लोगों ने अप्लाई भी किया। 21 लाख तमाम सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स उसके निवेशक हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन किसी का कोई पैसा वापस नहीं मिला। उस पर बाद में बट्स एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन बट्स एक्ट अथॉरिटी और लिक्विडेटर दोनों में विवाद चलता रहता है। पैसा आज तक किसी का नहीं मिला है, चूंकि उसने सेल कंपनी बना करके जो प्रॉपर्टीज थी वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी और वो सब ईडी ने कब्जा कर ली। अब ईडी पे न तो बट्स एक्ट अथॉरिटी का जोर चलता है, न किसी लिक्विडेटर का जोर चलता है। ईडी केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी 2 का ही जोर चलता है उन पे, तो वहां भी पैसा नहीं मिला। और 40,000 पे अपॉइंट हुए हैं लिक्विडेटर, 40,000 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, LUCC पे तो अभी हुआ है। तो इनका पैसा कहां से मिल जाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पहली बात कवर्ड नहीं होते, दूसरी बात लिक्विडेटर के पास जब पावर नहीं है और असेस्ट नहीं है, जब संपत्ति उसके पास नहीं होगी, पैसा ही उसको नहीं दिया जाएगा। पैसा तो सारा ईडी ने कब्जे में कर लिया, जो कुछ भी है, तो कहां से देगा लिक्विडेटर? करते रहो अप्लाई जिन्हें करना है।
तो केवल आवेदन भर कर सकते हैं लोग, पैसा वहां से नहीं मिलेगा। पैसे के लिए फिर वहीं आना पड़ेगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आंदोलन करो। जब तक आप इतनी ताकत में इकट्ठे नहीं होंगे कि हम मोदी और अमित शाह का गिरेबान पकड़ सकें, इनकी नींद हराम कर सकें, इन्हें ये भय दिखा ना सकें जब तक कि या तो भैया भुगतान कर दे, नहीं तो तुम्हारी कुर्सी छीन लेंगे, तब तक किसी का भुगतान नहीं होगा साहब। वो चाहे LUCC वाले ले लो, आप आदर्श वाले ले लो, PACL वाले, सहारा वाले, साईं प्रसाद, KBCL, लटर पटर जितनी भी हैं, किसी का कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का लोगों को लाखों में पैसा दिया जाता रहेगा और सरकार ढोल बजाती रहेगी उसी का कि हम तो दे रहे हैं। और सांसद विधायक सब सदनों में ऐसे ही झूठे फर्जी प्रश्न उठाते रहेंगे। वास्तविकता में किसी का भुगतान नहीं होना है अनुरागी साहब। तो जो चुनाव है, अगर आंदोलन की बात करें तो जो चुनाव जब राज्यों में होता है तो अब तो सरकार ने एक नया हथकंडा अपना लिया है, SIR के माध्यम से वोट ही काट देती है। अब 90 लाख वोट एक साथ कट रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे लोगों को जब वोट से ही बाहर कर देती है तो वो सत्ता डगमगाएगी कैसे? हो तो सत्ता निश्चिंत हो जाए, फिक्स हो जा रही है। देखिए, इसकी प्रेरणा लोगों को नेपाल से लेनी चाहिए। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और सौभाग्य की बात है कि हिंदू और सनातनी मुल्क भी है। वहां विदाउट एनी इलेक्शन, विदाउट एनी वोटिंग सत्ता परिवर्तन हुआ, बदल गया। सत्ता ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हो गई। वहां सत्ता तो बहुत सारे देशों में बदली गई है, लेकिन नेपाल में व्यवस्था ही परिवर्तित हो गई। वहां के दोनों भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को जेल भेज दिया गया, गृह मंत्री को जेल भेज दिया गया, भूतपूर्व को। प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल बैन कर दिया गया कि एजुकेशन सरकारी रहेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट को बैन कर दिया गया। सड़क पर चाहे प्रधानमंत्री जा रहा है या एक मजदूर, दोनों को समान कर दिया गया। VIP कल्चर खत्म कर दिया गया। और बहुत सारे काम किए हैं उसने। जो लोग आंदोलनों में मारे गए थे उनके परिजनों को मुआवजा, सरकारी नौकरियां। तो जब नेपाल जैसे देश में ये हो सकता है, छोटे से में, और सौभाग्य की बात है कि वो हिंदू और सनातनी मुल्क है, तो हमारे यहाँ भी बिना किसी वोट के, बिना उसके किया जा सकता है। और ये तो मौलिक अधिकार है, लोगों का नैसर्गिक अधिकार है कि यदि हमारी वोट से चुनी हुई सरकार हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही, हमारे वेलफेयर के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग कर रही है या उनका उल्लंघन कर रही है, तो सीधी सीधी बात है वो अपराधी हो गए। अपराधी हो गए तो हटाओ उन्हें, जनमत तैयार करो, हटा दो बिना किसी इलेक्शन की सत्ता से, और जनता की सरकार बनाओ और उसके कुछ समय बाद चुनाव करा दो और बाकायदा मुकदमा चलाओ। इनको सबको जेलों में भेजो, जैसे वो भेज रहा है। जैसे इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, वैसे इनको भी फांसी दो। हमारा प्रयास तो वही है अनुरागी साहब, हम वही कर रहे हैं। अब हम तो समझ गए कि ना इस कानून से भुगतान होना है किसी का, न सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, न CRC से, न सेबी से, न NCLT से, न लिक्विडेटर से। हमने तो पूरी तरह से मन बना लिया है कि संपूर्ण क्रांति करेंगे देश में, लोगों को जागरूक करेंगे, राष्ट्र को एकजुट करेंगे, इनको सबको, पूरे मतलब केवल सत्ताधारियों को ही नहीं, पूरे राजनीतिक सिस्टम को, हिंदुस्तान के को खत्म करेंगे। जनता के हाथ में ताकत देंगे, नागरिक सर्वोच्चता स्थापित करेंगे और इन सब बेईमानों को इन्हीं के बनाए हुए कानूनों से, कोई और भी कानून बनाने पड़ेंगे तो लाएंगे, अध्यादेश बनाएंगे उनको, और इनको सबको सजाए मौत देंगे, जेलों में ठूसेंगे और हिंदुस्तान को इनके पंजों से आजाद करा के हिंदुस्तान में वास्तविक लोकतंत्र की, न्याय प्रणाली की स्थापना करेंगे। हमने तो ये सोच लिया है, मर जाएं वो अलग बात है, लेकिन काम इसी पे करेंगे अब हम। चलिए, तो जो निवेशक हैं उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं निवेशकों से यही कहना चाहूंगा, देखिए ये असंभव काम नहीं है। 1-2 लाख लोग अगर 31 जुलाई को संसद पर आ जाएं, संसद का घेराव कर लें, तो जो नेपाल में हुआ, हम उससे भी ज्यादा बेहतर स्थितियां हिंदुस्तान में पैदा कर सकते हैं और नेपाल से भी ज्यादा बेहतरीन न्यायिक सिस्टम हिंदुस्तान में दे सकते हैं, बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी बनाए और बिना कोई खून खराबा भी किए। अहिंसक हैं ना हम, तो गांधी के देश हैं, बुद्ध के देश हैं, अहिंसक आंदोलनों के। और सबसे बड़ा उदाहरण तो आप देख लो, सब कल परसों का जो है, कल का ये शायद ईरान का, कि अमेरिका जैसी पावर को झुकना पड़ गया। लोग अपने पावर प्लांट्स पर, जो ईरानी नागरिक थे, ईरानी झंडा लेकर के इस तरह खड़े हो गए कि मार सकते हो तो मारो। कोई बम नहीं गिरा सका ना अमेरिका, सब कैसे निहत्थी जनता पे कोई बम गिराएगा। तो सत्याग्रह की शक्ति को लोगों को पहचानना चाहिए। हम तो जनक हैं सत्याग्रह के, भारत तो जनक है ना, हमारे यहीं से दुनिया में गया है और हम उसकी ताकत को नहीं समझ रहे। एक मुस्लिम देश ने, ईरान जैसे राष्ट्र ने उसकी ताकत को समझ लिया। झंडे लेके निहत्थे लोग खड़े हो गए परमाणु बमों के सामने, मिसाइलों के सामने, कि मार सको तो मारो। मार पाया क्या अमेरिका? नहीं मार पाया ना।
युद्ध विराम हो गया ना, सीज फायर हो गया ना। तो ये सत्याग्रह की ताकत है। इसको जिस दिन हमारे देश के लोग समझ जाएंगे, उस दिन मोदी अमित शाह किस खेत की मूली हैं, जेल भेज देंगे, दोनों को फांसी लगवा देंगे 100%। लेकिन सत्याग्रह की शक्ति को लोगों को समझना होगा सब। चलिए, तो ये थे मदन लाल आजाद जी, और इनको आपने सुना। और जैसा कि इनका कहना है कि बिना बड़े आंदोलनों के ये संभव नहीं है कि किसी का भुगतान हो सके। तो जो आने वाली 31 जुलाई है, उस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पे संसद घेराव का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे और होने जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों से अपील रहेगी कि वो वहाँ आएं और अपने भुगतान की लड़ाई को और तेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, आपके दर्शकों का भी। इसको शेयर करवाइएगा साहब ज्यादा से ज्यादा तमाम। मैं अपने निवेशक साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि 31 जुलाई को न्यूनतम 5 लाख लोग संसद घेर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।